मिल पाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्ञान जगत का मैंने आपको प्रथम वर्गीकरण पढ़ाया और प्रथम वर्गीकरण मैंने आपको बताया था। प्रथम वर्गीकरण किसने किया था? प्रथम वर्गीकरण एरिस्टोटल या अरस्तु के द्वारा किया गया था। तो ज्ञान जगत के प्रथम वर्गीकरण के बाद अब हमारा दूसरा वर्गीकरण आएगा। एरिस्टोटल ने ज्ञान जगत को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। पहला काव्य, इतिहास और कला। एरिस्टोटल ने ज्ञान जगत को 3 भागों में बांटा, काव्य, इतिहास और कला। ये अगर हम एरिस्टोटल का ज्ञान जगत हम देखेंगे तो उन्होंने ज्ञान जगत को 3 भागों में बांटा था। अब उसके बाद में दूसरा जो ज्ञान जगत का विभाजन किया गया था, जो सेकेंड नॉलेज का क्लासिफिकेशन किया गया था, वो फ्रांसिस बेकन ने किया। फ्रांसिस बेकन ने भी ज्ञान जगत को 3 भागों में बांटा। एरिस्टोटल ने ज्ञान जगत को, अरस्तु ने 2 आधार पे, प्रायोगिक और सैद्धांतिक विज्ञान के आधार पर 3 भागों में बांटा था। यहाँ पर फ्रांसिस बेकन ने ज्ञान जगत को 3 भागों में बांटा। अब वो 3 भागों का क्रम आपको लिखना जरूरी है। पहला है इतिहास यानी कि हिस्ट्री, दूसरा है आपका इतिहास के बाद दूसरा उन्होंने कहा काव्य यानी कि पोएट्री, और तीसरा उन्होंने बांटा दर्शन अथवा विज्ञान यानी कि फिलॉसफी और साइंस। तीसरा क्या था? फिलॉसफी और साइंस। इतिहास जो स्मृति पर आधारित था, जो स्मृति पर आधारित था, वो क्या बना बच्चों? इतिहास। जो स्मृति पर आधारित था वो इतिहास, जो कल्पना पर आधारित था, जो कल्पना पर आधारित था, वो क्या बना? वो बन गया आपका काव्य। और जो तर्क पर आधारित था वो बना दर्शन या विज्ञान। जो तर्क यानी कि लॉजिक पर आधारित था, जो तर्क पर आधारित था, वो बन गया आपका काव्य या दर्शन या विज्ञान। अब आपको ये क्रम भी याद करना है। दूसरा प्रश्न, फ्रांसिस बेकन ने ज्ञान जगत को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। पहला इतिहास, दूसरा काव्य और तीसरा दर्शन। अब इंपॉर्टेंट लिखिए, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मेलविल ड्यूई की वर्गीकरण पद्धति, मेलविल ड्यूई की वर्गीकरण पद्धति, मेलविल ड्यूई की वर्गीकरण पद्धति किस पर आधारित है? फ्रांसिस बेकन के ज्ञान जगत के वर्गीकरण पर ही आधारित है। फ्रांसिस बेकन के ज्ञान जगत के वर्गीकरण पर ही आधारित है। वर्गीकरण पर ही आधारित है। तो ये है आपकी ज्ञान जगत का वर्गीकरण फ्रांसिस बेकन के द्वारा। पहला हमने किसका पढ़ा है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का दूसरा नाम क्या है? अरस्तु। हिंदी में क्या बोलेंगे? अरस्तु। और इंग्लिश में क्या? एरिस्टोटल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई एरिस्टोटल है कि अरस्तु है, तो दोनों सेम है। अब तीसरा हम ज्ञान जगत का विभाजन पढ़ने वाले हैं, और तीसरा ज्ञान जगत का विभाजन किया है अगस्त कॉम्टे, जिन्हें समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है।
लिख लिया बच्चों? ज्ञान जगत का विभाजन अगस्त काम्टे के द्वारा जिन्हें समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, जिन्हें समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, ज्ञान जगत का विभाजन अगस्त काम्टे के द्वारा जिन्हें समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, दो सिद्धांतों के आधार पर किया गया। दो सिद्धांतों के आधार पर किया गया। अब ये दो सिद्धांत है बच्चों। पहला सिद्धांत है बढ़ती हुई निर्भरता का सिद्धांत। बढ़ती हुई निर्भरता का सिद्धांत। और बढ़ती हुई निर्भरता का मतलब इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी, थ्योरी ऑफ इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी। और दूसरा था घटती हुई समानता अथवा बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत, अथवा बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत। बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत। घटती हुई निर्भरता और दूसरी क्या हो गई? बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत। अब बच्चों स्टॉप राइटिंग एंड समझिए पहले मैं क्या कहना चाह रही हूं। क्या कह रहे हैं? पहला कह रहे हैं घटती हुई निर्भरता। कैसे घटती हुई निर्भरता हो गई? और दूसरा है बढ़ती हुई जटिलता या बढ़ती हुई निर्भरता और दूसरा है घटती हुई समानता। बढ़ती हुई निर्भरता कैसे हो गई? देखिए उन्होंने क्या कहा, अगस्त काम्टे जो समाजशास्त्र के जनक थे उनका क्या कहना था, हर दूसरा विषय जो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है वो अपने से पूर्व में डेवलप्ड विषयों पर निर्भर है। उन्होंने कहा जैसे मान लीजिए अभी अपने पास आ रहा है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान। तो पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में तो दो विषय मिले हैं, ये तो कंपाउंड सब्जेक्ट है, ये भी मैं आपको बताऊंगी अभी टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। उन्होंने क्या कहा कि मान लीजिए साइंस है, अब साइंस में उन्होंने जो विषयों का क्रम रखा, उन्होंने सबसे पहले रखा मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के बाद उन्होंने रखा एस्ट्रोनॉमी। देखिए एस्ट्रोनॉमी अगर गणित नहीं होती तो क्या एस्ट्रोनॉमी आ जाती? एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र गणित की ही एक शाखा है। अगर इंजीनियरिंग नहीं होता तो क्या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो जाता? नहीं होता ना। उन्होंने कहा जब इंजीनियरिंग आया तो उसकी ब्रांचेस आई, तो इंजीनियरिंग पर डिपेंड है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, निर्भर है। तो बढ़ती हुई निर्भरता, एक मेन सब्जेक्ट पे सारी उसकी ब्रांचेस निर्भर होती है। और घटती हुई समानता, इंजीनियरिंग में तो सब चीज़ समान होती है। फर्स्ट ईयर में आप देखिए, आप फर्स्ट ईयर के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को देखिए, सब बच्चों का सिलेबस समान होता है। अगर आप किसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट से मिलेंगे प्रथम वर्ष में सबका समान होता है। अगर आप कोई बैचलर या मास्टर डिग्री भी देखेंगे तो आप देखते हो प्रथम वर्ष में सारे समान होते हैं। जब आप सेकंड और थर्ड ईयर में आते हो, अगर आप मान लीजिए मैंने अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में एमकॉम किया है, तो जो शुरू का सेमेस्टर होगा उसमें काफ़ी सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के भी और EFM के होते हैं। बट जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफाई होते हैं। समानता तो घट गई,
मतलब मैथ्स पे निर्भर है एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र है वो निर्भर है गणित पे। तो हमें अगर खगोल शास्त्र पढ़ना है तो हमें मैथ्स को समझना होगा। बट जैसे ही आप एस्ट्रोनॉमी में आगे एस्ट्रोनॉमी में अगर आपने बैचलर किए, एस्ट्रोनॉमी में मास्टर किए, एस्ट्रोनॉमी में आप पीएचडी करने लगोगे तो वो मैथ्स से बिल्कुल अलग हो जाएगी। घटती हुई समानता बिल्कुल अलग हो जाएगी और बहुत जटिल, धीरे 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 हम उस विषय की गहराई में उतरते जाते हैं, इसलिए उसकी जटिलता बढ़ती जाएगी और कॉमन जो चीज़ है वो कम होती जाएगी। तो ये आपका अगस्त काम्टे ने जो विषयों को बांटा, वो उन्होंने कहा कि विषय केवल 2 सिद्धांत के आधार पर बना है। ये ज्ञान जगत 2 सिद्धांतों के आधार पर बना। सबसे पहले बना था प्राकृतिक विज्ञान, फिर उन्होंने कहा प्राकृतिक विज्ञान में जो जीवों से संबंधित स्टडी की जानी थी वो बन गई बायोलॉजी, जो जानवरों या एनिमल्स से रिलेटेड स्टडी को कर दिया जूलॉजी, प्लांट से रिलेटेड एनिमल स्टडी को कर दिया बॉटनी। साइंस से तो आपकी बढ़ती हुई निर्भरता तो कम हो गई है ना। लेकिन देखिए बच्चों, जूलॉजी में आप एनिमल्स पर अध्ययन कर रहे हो, बॉटनी में प्लांट्स का अध्ययन कर रहे हो, तो क्या वो दोनों एक दूसरे के जैसी है? समान नहीं है ना। घटती हुई समानता हो गई, दोनों अलग हो गई और जटिल होती जा रही है। जो बॉटनी में पीएचडी करेगा, जो जूलॉजी में पीएचडी करेगा, तो पीएचडी करना आसान तो नहीं है, मुश्किल है ना। विषयों की जटिलता बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा यह ज्ञान जगत इस तरीके से बना है, घटती हुई समानता और बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत। ठीक है। अब काम्टे ने इसी सिद्धांत के आधार पर प्राकृतिक विज्ञान के विषयों का, प्राकृतिक विज्ञान के विषयों को इस क्रम में वर्गीकृत किया। प्राकृतिक विज्ञान में उन्होंने सबसे पहले क्या कहा? उन्होंने कहा मैथ्स बनी, सबसे पहले गणित, मैथ्स के बाद एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी होती है जिसमें तारों, अपना अंतरिक्ष, ग्रह आदि का अध्ययन किया जाता है, और इसी में ज्योतिष भी आता है, खगोल शास्त्र। फिर उसके बाद उन्होंने कहा फिजिक्स यानी भौतिकी, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं बच्चों हिंदी में? एंड बायोलॉजी, रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र एंड बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उन्होंने कहा कि मैथमेटिक्स पे आधारित है, निर्भर है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी पे आधारित है फिजिक्स, देन केमिस्ट्री एंड देन बायोलॉजी। ये विषय ऐसे क्रमानुसार एक दूसरे पर आधारित है। एस्ट्रोनॉमी से फिजिक्स पूरी तरह अलग है, यानी समानता घट गई है। एस्ट्रोनॉमी से फिजिक्स पूरी तरह अलग है, यानी दोनों समान नहीं है, लेकिन जटिलता बढ़ती जा रही है। मैथ्स को ओवरऑल पढ़ता है बच्चा 8वीं में, 10वीं में, 12वीं में। 8वीं 10वीं में आपके मैथ्स ही होती है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी तो नहीं होती। सरल होती है कि नहीं? जब आप उसकी गहराई में उतर जाते हो, आप मैथ्स में पीएचडी करिए तो आपको बहुत सारी ब्रांचें पढ़नी पड़ेगी। एस्ट्रोनॉमी भी हो सकती है उसकी, या आपका न्यूमेरिकल्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी मैथ्स की ब्रांचेस हैं। सो ये उन्होंने दूसरा सिद्धांत जो दिया था कि बढ़ती हुई जटिलता और घटती हुई निर्भरता। आपको समझ आया कि नहीं बच्चों? समझ आ गया है? चलिए अब हम आते हैं
अगस्त कामटे के ज्ञान जगत के विभाजन के बाद नेक्स्ट और लास्ट है ज्ञान जगत का विभाजन। लिख लिया? क्या नाम है तुम्हारा? पूजा। लिख लिया पूजा? नेक्स्ट है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर नाम के नामक अंग्रेजी दार्शनिक ने ज्ञान जगत को दो भागों में अमूर्त ज्ञान, मूर्त ज्ञान। मूर्त का अमूर्त का होता है एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज एंड मूर्त का होता है कॉन्क्रीट नॉलेज। कॉन्क्रीट नॉलेज में विभाजित किया। एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज और कॉन्क्रीट नॉलेज में विभाजित किया। तो ये हो गया आपका ज्ञान जगत का विभाजन। उपरोक्त आधार पर वर्तमान में ज्ञान जगत की संरचना इस प्रकार है। ज्ञान जगत में पहला है नेचुरल साइंस, दूसरा है ह्यूमैनिटीज एंड थर्ड वन इज सोशल साइंस। अब अगर आपसे करंट में पूछा जाए कि ज्ञान जगत की संरचना में, तो आपके हैं प्राकृतिक विज्ञान, आपका है मानविकी, एंड आपके सामाजिक विज्ञान। ये है हमारे ज्ञान जगत की संरचना जो विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा समझाई गई, और ये करंट में आपका यूनिवर्स ऑफ नॉलेज किन भागों में बांटा गया है। आपका नाम क्या है बच्चे? जिया। लिख लिया बच्चों? समझ आया कि नहीं? स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स ऑफ नॉलेज समझ आ गया? अब हम ज्ञान जगत में तो रहेंगे नहीं, है ना? ज्ञान जगत तो बहुत ब्रॉड है, असंगठित है, अव्यवस्थित है। अगर आपसे कोई बच्चे को कहा जाए नेचुरल साइंस को पढ़ ले, अब वो नेचुरल साइंस में तो कितने सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे हैं ना। हमें अगर किसी विषय पर कमांड नहीं है,
हमें इसकी ब्रांच में, इसकी गहराई में उतरना पड़ेगा। और ज्ञान जगत की संरचना का जो सेकंड चरण है, ज्ञान जगत की संरचना का आपका द्वितीय चरण है, वो है आपका विषय जगत। समझ गए? ज्ञान जगत से क्या बना है? विषय जगत। तो अब हम कुछ लोग ये मान लेते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ज्ञान जगत एंड विषय जगत। मैं आपको बताती हूँ, ज्ञान जगत असीमित है, विशाल है, अनंत है, निरंतर बढ़ता जा रहा है, संवर्धनशील है, गतिशील है और असंगठित है, अव्यवस्थित है, समझ से परे है। तो हम इस ज्ञान जगत को कैसे समझें? अगर आपको ज्ञान जगत को समझना है तो हमें इसके टुकड़े करने होंगे और इसके टुकड़े के किसी एक भाग को समझना होगा। नो वन इज कैपेबल टू अंडरस्टैंड ऑल यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। कोई भी हम में से इतना समर्थ नहीं है कि संपूर्ण ज्ञान जगत को पढ़ पाए और समझ पाए, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा विशाल समुद्र है, भंडार है, अथाह बड़ा विशाल काय संसार है ज्ञान जगत का। तो अगर हमें ज्ञान जगत को समझना है तो इस समुद्र की गहराई में, इस संसार की गहराई में हमें उतरना पड़ेगा और हमें विषय जगत को समझना ही पड़ेगा। चलिए लिखिए नेक्स्ट, ज्ञान जगत बनाम विषय जगत या ज्ञान जगत और विषय जगत। बनाम का मतलब होता है वर्सेस, विषय जगत। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज वर्सेस यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट्स। ज्ञान जगत बनाम विषय जगत, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज वर्सेस यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट। कुछ लोग इनको पर्यायवाची मानते हैं, ये कहते हैं देयर इज नो डिफरेंस, कि उनमें कोई अंतर नहीं है। बट अंतर है। क्या अंतर है वो मैं आपको बताने वाली हूं। लिखिए, कुछ व्यक्ति विषय जगत को ज्ञान जगत का, कुछ व्यक्ति विषय जगत को ज्ञान जगत का, कुछ व्यक्ति विषय जगत को ज्ञान जगत का पर्यायवाची समझ लेते हैं। पर्यायवाची समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। ज्ञान जगत विशाल, अनंत, असीमित, असंगठित, अव्यवस्थित, निरंतर संवर्धनशील है। संवर्धनशील है। विषय जगत सीमित, संगठित, व्यवस्थित, निरंतर संवर्धनशील तो है तथा संवर्धनशील
है, लेकिन ज्ञान जगत को तभी समझा जा सकता है जबकि उसे विभिन्न विषयों में विभाजित कर अध्ययन किया जाए। आप तभी समझ पाएंगे जबकि इसके टुकड़े करें, हम विभाजित करें और तब हम समझें तो समझ पाएंगे, वरना मुश्किल है। चलिए अब दोनों का अंतर हम देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्स ऑफ नॉलेज एंड यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट, जिससे कि आपको विषय जगत को ही हमें समझना है, जिससे कि आपको विषय जगत समझ आ जाए। ज्ञान जगत तो इतना है, खत्म। अब हमें विषय जगत, विषय निर्माण की विधियां पढ़ेंगे। मोड्स ऑफ फॉर्म में हमें अध्ययन करना है तो विषय पढ़ना है। आपको ज्ञान जगत को, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको तो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस ही पढ़ना है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब पढ़ोगे, पढ़ पाओगे क्या? ज्ञान जगत में तो सभी है ना, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कोई कोई व्यक्ति होता है ना 15-15 विषयों में एमए कर लेते हैं, बट करियर नहीं सेट हो पाता है। तो जब तक आप किसी एक विषय पर पूरी अच्छी पकड़ नहीं कर लोगे, उस विषय की जानकारी आपको नहीं हो सकती है। चलिए अब हम करेंगे ज्ञान जगत और विषय जगत। ज्ञान जगत एंड विषय जगत। पहले ज्ञान जगत का क्षेत्र कैसा है? क्षेत्र, ज्ञान जगत का क्षेत्र असीमित, असंगठित, अव्यवस्थित। असीमित, असंगठित, अव्यवस्थित। विषय जगत का क्षेत्र सीमित, संगठित एवं व्यवस्थित। सीमित, संगठित एवं व्यवस्थित। ज्ञान जगत का निर्माण, ज्ञान जगत का निर्माण अनुभव के आधार पर, अनुभव व प्रयोगों के आधार पर हुआ है। और विषय जगत का निर्माण विषय जगत का निर्माण
ज्ञान जगत के आधार पर हुआ है। नेक्स्ट है निश्चितता। ज्ञान जगत निश्चित है क्या? ज्ञान जगत अनिश्चित है। अतः इसको संपूर्ण समझना, संपूर्ण रूप से जानना असंभव है। विषय जगत निश्चित है। वास्तव में ज्ञान जगत को विषयों में विभाजन ने ही समझना आसान किया है। निर्माण, निश्चितता एंड निरंतरता। ज्ञान जगत निरंतर विकास कर नए रूप में जन्म लेता है। और विषय जगत में भी निरंतरता है। में भी निरंतरता है कि नहीं? आपका विषय भी तो लगातार बढ़ रहा है। आपके विषय में भी तो ज़रूरी हो गया आपको कि आप कंप्यूटर भी जाने, आप एजुकेशनल साइकोलॉजी भी जाने, आप मैनेजमेंट भी जाने। निर्माण, निश्चितता, निरंतरता, बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल, उत्पत्ति को बोलेंगे लिख लिया बच्चों? किसने नहीं लिखा हाथ ऊपर करो। पूजा, आपका नाम क्या है बच्चे? विक्रम। अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आई धीरे धीरे चलेंगे, बाद में फिर करना पड़ेगा हमें थोड़ी स्पीड। हाँ आ जाएगा, नोटिफिकेशन तो आया पड़ा है। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के पास आ गई है, बट वो पोस्ट है 460। अब वो 315 जो भी है 762 पद
करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इसलिए। बाकी वो तो आ गई है आपकी, जो 3rd ग्रेड है लाइब्रेरियन, वो तो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड पहुंच गई, वो तो कल भी चाहे तो निकाल दें। बट वो दोनों को मिला के करने का हो रहा है कि सिलेबस भी सेम हो, आप लोगों के लिए भी फ़ायदा है। अगर 700+ पोस्ट आती है तो आप लोगों को भी फ़ायदा है। तो ठीक है, थोड़े दिन बाद आए, बट आनी तैयारी तो शुरू कर ही देनी है। आगे चलें बच्चों। अब इसके बाद में और 2 अंतर हैं विषय जगत और ज्ञान जगत में, बहुआयामी या मल्टी डायमेंशनल। बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल। बहुआयामी का अर्थ क्या होता है? बहुआयामी का अर्थ होता है एक विषय के साथ दूसरा विषय भी जुड़ जाए, दोनों बहुआयामी है। ज्ञान जगत भी बहुआयामी है और विषय जगत भी बहुआयामी है, दोनों मल्टी डायमेंशनल है। किस तरीके से है बच्चों? देखिए, ज्ञान जगत में निरंतर विकास हो रहा है। अभी जैसे कोविड आया, तो ये कोविड ज्ञान जगत का पार्ट होगा कि नहीं होगा? कोविड बीमारी है, कोविड बीमारी पर रिसर्च है, फिर इससे रिलेटेड वैक्सीनेशन है, फिर इसके पोस्ट कोविड इफेक्ट्स क्या हैं, ये हमारे ज्ञान जगत में जुड़ गया। और ये ज्ञान जगत की कौन सी ब्रांच में जुड़ा है? मेडिसिन में। तो ज्ञान जगत बहुआयामी है, यानी मेडिसिन के अंतर्गत एक और नया आयाम जुड़ा है। उसी प्रकार विषय जगत भी बहुआयामी है। बहुआयामी का मतलब होता है एक विषय के साथ साथ दूसरे विषय का अध्ययन किया जाए। अब जैसे आपका, मैं इसको इस तरीके से समझाती हूँ, जब भी कोविड हुआ तो योगा ने, आयुर्वेद ने, प्राणायाम ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और लोगों की उस पर विश्वास बहुत ज़्यादा हुआ। सच है ये। अब क्या हो गया है कि कोविड से रिलेटेड पेशेंट का एलोपैथी प्लस नेचुरोपैथी के द्वारा मिला जुला इलाज, दो चीज़ों को, पहले क्या होता था, ज़्यादातर लोगों को, जब भी 80s की बात करें, हम 90s की बात करें, तो ज़्यादातर लोगों को ये एलोपैथी पर ही पूरा भरोसा था। नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी पे बहुत कम 10 या 20% लोग भरोसा करते थे। वो अभी देख रहे हो कि अब चेंज हो गया है टोटली। लोगों ने देखा कि एलोपैथी नहीं बचा पाई, प्राणायाम ने बचा दिया। मतलब प्राणायाम में वाकई में जान है, प्राण है, वो पावरफुल आपकी मेडिटेशन है, ये बहुत बड़ी आपकी पावरफुल मेडिकल तकनीक है। तो अब डॉक्टर्स ने भी क्या किया, एलोपैथी के साथ साथ कुछ नेचुरल चीज़ें बतानी शुरू की। ये काढ़ा क्या था? नेचुरल था। हॉस्पिटल्स में काढ़ा भी मिला। तो ये क्या हो गया, एक विषय के साथ दूसरा विषय, एलोपैथी का डॉक्टर नेचुरोपैथी बता रहा है, और नेचुरोपैथी का डॉक्टर क्योंकि बचाना है तो थोड़ा थोड़ा इलाज वो डॉक्टरी भी बता रहा है। यानी बहुआयामी का मतलब होता है एक विषय के साथ दूसरे विषय, दो विषयों को मिलाकर किसी विषय का अध्ययन जब किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल। विषय जगत तो हो ही गया मल्टी डायमेंशनल, जैसे बायोफिजिक्स है, मैकाट्रॉनिक्स है, मैंने बताया था ना। एक विषय के साथ दूसरे विषय का अध्ययन कर जब कोई ज्ञान की नई ब्रांच उत्पन्न हो जाती है तो वो कहलाता है मल्टी डायमेंशनल। सो ज्ञान जगत तो बहुआयामी है ही, विषय जगत भी बहुआयामी है। और ज्ञान जगत तो इतना ज़्यादा, अब ज्ञान जगत की हम बात करें तो ज्ञान जगत तो पूरे वर्ल्ड में ये रिसर्च की गई। चाइना ने अपनी चाइनीज़ पद्धति को यूज़ किया होगा, इंडिया ने अपनी नेचुरोपैथी को यूज़ किया होगा, तो अमेरिका में दूसरी कोई पद्धति यूज़ की गई होगी। भाई कोविड के साथ जो भी उनकी इलाज की एलोपैथी है उसके साथ कोई और पद्धति यूज़ की होगी। तो ज्ञान जगत तो बहुआयामी है, बट वो क्या है, असंगठित है। यहाँ के डॉक्टर इतनी सारी चीज़ों को समझ सकते हैं? नॉट पॉसिबल। अव्यवस्थित है, इतना विशाल है कि हमारे लिए समझना मुश्किल है। तो ज्ञान जगत बहुआयामी है। लेकिन विशाल होने के कारण अव्यवस्थित संगठित भी है। वो मैं बार बार क्या लिखवाऊंगी, समझना मुश्किल है।
विषय जगत भी बहुआयामी है। विषय जगत भी बहुआयामी है, अर्थात दो विषय मिलकर एक नए विषय का लगातार निर्माण कर रहे हैं, जैसे बायो फिजिक्स या बायो केमिस्ट्री। संवर्धनशील, दोनों ही है संवर्धनशील। लिख लीजिए, ज्ञान जगत और विषय जगत दोनों ही संवर्धनशील। जब ज्ञान जगत बढ़ेगा तो ही विषय जगत बढ़ेगा, बस हमें तो विषयों में बांट के समझना है। संवर्धनशील ज्ञान जगत संवर्धनशील है और विषय जगत भी संवर्धनशील है। और विषय जगत भी आपका संवर्धनशील है। तो ये हमने विषय जगत पे हम पहुंच गए हैं। अब इस विषय जगत पे ही काम करना है हमको आगे। मैंने बताया ज्ञान जगत तो समझना मुश्किल है, बस एक बार बता दिए कि ज्ञान जगत के टुकड़े हैं विषय जगत। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो डॉक्टर रंगनाथन ने इस विषय जगत को 3 भागों में बांटा। विषय जगत का भी तो निर्माण हुआ ना, जैसे ज्ञान जगत का निर्माण हुआ, अगस्त काम्टे ने किया, इसने किया, उसने किया, विषय जगत का भी निर्माण हुआ। विषय जगत को रंगनाथन ने, मेलविल ड्यूई ने, हेनरी इबलिस ने, W.C.B. शेयर्स ने, सब ने ही बांटा। तो ये विषय जगत का रंगनाथन के द्वारा किया गया विभाजन, मेलविल ड्यूई ने विषय जगत को 10 भागों में बांटा। उन्होंने कहा कि ये जो विषय जगत है उसको 10 मेन क्लासेस में बांटा था। इसी तरह रंगनाथन ने यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट को समझने के लिए उन्होंने कहा कि ये विषयों की संरचना 3 प्रकार से हुई है। बेसिक सब्जेक्ट बने सबसे पहले, कंपाउंड सब्जेक्ट बने उसके थोड़े समय बाद, और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट या मिश्रित विषय बने उसके थोड़े समय बाद। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार विषय जगत की संरचना। ज्ञान जगत से हम आ गए गहराई पे और हमें विषय जगत को समझना है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर रंगनाथन का विषय जगत का विभाजन या संरचना देखेंगे। लिखिए, डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार विषय जगत की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू डॉक्टर S.R. रंगनाथन। उन्होंने विषय जगत के 3 भाग बताए हैं। पहला है मूल विषय, बेसिक सब्जेक्ट। दूसरा है
यौगिक विषय, कंपाउंड सब्जेक्ट, and third one is मिश्रित विषय। कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इससे बहुत ध्यान से पढ़ना। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं आपको एग्जाम्पल सहित बताऊंगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अगर आपको अवधारणा समझ में आ गई, तो आपको कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप जवाब दे पाएंगे। अब आपको मैं सबसे पहले एक एक विषय को समझाती हूँ। पहला है बेसिक सब्जेक्ट। रंगनाथन ने कहा कि ये विषय जगत में सबसे पहले बने थे मूल विषय। बेसिक सब्जेक्ट या मूल विषय उस विषय को कहा जाता है जिसमें उस विषय को मूल रूप से अध्ययन किया गया है, उसकी किसी भी अवधारणा, पक्ष या स्तर को नहीं। दैट इज कॉल्ड बेसिक सब्जेक्ट। 8th क्लास में आपको केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री की ब्रांच नहीं। विज्ञान में साइंस पढ़ते हो ना आप, जब भी 11th में आते हो, जब आप सब्जेक्ट ले लेते हो तो आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी ये पढ़ाई जाती है। दैट इज कॉल्ड बेसिक सब्जेक्ट। सबसे पहले उन्होंने कहा सबसे पहले विषय बने थे बेसिक। ज्ञान जगत का निर्माण हमने देखा, अरस्तु ने बताया, बहुत सारे लोगों ने बताया। रंगनाथन ने कहा ज्ञान जगत को समझना है, सबने बोला कि विषय जगत में बांटिए। अब इस विषय जगत के निर्माण में उन्होंने बोला सबसे पहले ज्ञान जगत को 3 टुकड़ों में बांटा, और 3 टुकड़े थे नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज। इसी तरह सब्जेक्ट को भी 3 भागों में बांटा, बेसिक सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। बेसिक सब्जेक्ट या मूल विषय उस विषय को कहते हैं जिसमें विषय की मूल अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है, विषय को मूल रूप से बेसिक रूप से जाना जाता है, उसके किसी स्तर या पक्ष की गहराई को नहीं। दूसरा है कंपाउंड सब्जेक्ट। जब किसी मूल विषय में उसके किसी पक्ष, स्तर आदि का अध्ययन भी किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड सब्जेक्ट। बेसिक सब्जेक्ट अगर हम बात करें, बेसिक सब्जेक्ट तो जैसे लाइब्रेरी साइंस, और ये कैसा विषय कहलाता है? सरल। कहीं कहीं आंध्र में आप जाइए, 11th 12th में पुस्तकालय विज्ञान एक विषय है। वो पुस्तकालय क्या है, क्या क्यों जाना चाहिए, रीडिंग हैबिट्स आपको डेवलप हो, ये काम कोशिश वो करते हैं। तो लाइब्रेरी साइंस है आपका बेसिक सब्जेक्ट, कोई इसमें कोई अवधारणा नहीं है। अब हम आ रहे हैं कंपाउंड सब्जेक्ट, जैसे लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया ड्यूरिंग 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी, या जैसे एकेडमिक लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। अब एक बात बताइए, आपकी लाइब्रेरी साइंस को आप जान रहे हैं, बहुत विशालकाय है। एकेडमिक लाइब्रेरी को जान रहे हैं, उसकी एक ब्रांच हो गई है ना। कंपाउंड सब्जेक्ट में हमने क्या किया है, लाइब्रेरी साइंस के साथ एक अवधारणा, एक स्तर, एक पक्ष देखा है, और वो है शैक्षणिक पुस्तकालय। यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस है आपकी ओनली मेन क्लास। अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल बताऊंगी। और मेन क्लास के साथ यहाँ पर एकेडमिक है, पर्सनालिटी, इंडिया है, स्पेस, और लाइब्रेरी साइंस है मेन क्लास। यानी मेन क्लास के साथ पर्सनालिटी और स्पेस विषय के कोई पक्ष जुड़ जाएं। यहाँ पीएस जुड़ा है, यदि मेन क्लास के साथ PMES T जुड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमेशा कंपाउंड सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू ईच एंड एवरी लाइब्रेरी साइंटिस्ट। रंगनाथन ने बांटा है
लेकिन इसको पूरा विश्व स्तर पर कंपाउंड सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट है जब मेन क्लास के साथ उसका कोई भी पक्ष जुड़ गया हो। अब ये पक्ष आपने अभी पढ़े नहीं है तो इसलिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, बट आप ये जानिए, इसको इस तरह से समझिए, लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, सब बेसिक सब्जेक्ट हैं। लेकिन आपने लाइब्रेरी साइंस में एकेडमिक लाइब्रेरी, फिजिक्स में इनऑर्गेनिक फिजिक्स, हिस्ट्री में इंडिया की हिस्ट्री या राजस्थान की हिस्ट्री, और पॉलिटिकल साइंस में इंडिया की या यूएस या यूक्रेन की पॉलिटिकल साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो बन जाएगा कंपाउंड सब्जेक्ट। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है सबको? अब आपसे प्रश्न पूछा कैसा जाएगा, एकेडमिक लाइब्रेरी किस प्रकार का पुस्तकालय है, किस प्रकार का विषय है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लाइब्रेरी साइंस, मैनेजमेंट किस प्रकार के विषय हैं। जब विषय का कोई भी उसका पक्ष नहीं है, मूल विषय, कोई भी पक्ष जुड़ गया, यौगिक विषय, जटिल विषय किसको कहते हैं? जब एक नहीं दो बेसिक सब्जेक्ट या दो पक्षों का हम अध्ययन करते हैं, दैट इज कॉल्ड यौगिक सब्जेक्ट। जैसे लाइब्रेरी साइंस, एंड बुक साइंस। तो बच्चों, लाइब्रेरी साइंस एक अलग विषय है एंड बुक साइंस एक अलग विषय। लाइब्रेरी साइंस का नंबर है 2 मेन क्लास, इसका नंबर है 3 मेन क्लास। अगर आता है लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, लाइब्रेरी साइंस एंड बुक साइंस इन इंडिया, है ना, तो यहां पर नंबर कैसे बनेगा? 20A3.44। ये क्या जुड़ गया है? स्पेस। ये क्या है? मेन क्लास। ये क्या है? मेन क्लास। सीधा सरल देख लीजिए आप। अभी ये नंबर में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जब दो सब्जेक्ट मिला के एक अध्ययन किया जाता है, एक किताब ऐसी आई है जिसमें दो हैं, लाइब्रेरी साइंस एंड बुक साइंस, और लाइब्रेरी साइंस एंड बुक साइंस दोनों को आपस में कोई रिलेट करके हम अध्ययन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा वो कहलाएगा आपका जटिल विषय। क्लियर हो गया बच्चों? जब केवल बेसिक सब्जेक्ट है तो वो मूल विषय कहलाएगा, केवल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का कोई पक्ष आ गया तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट या यौगिक विषय कहलाएगा। जब आपको लग रहा है दो विषय, अब आपको दो विषय समझ आ जाएंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोलन क्लासिफिकेशन का 2.4 पेज है, 2.4 पेज में दी गई है आपको मेन क्लासेस। अगर आपने मेन क्लास याद कर ली तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से बेसिक सब्जेक्ट हैं, कौन कौन सी मेन क्लासेस हैं, और फिर वो दोनों का नाम आते ही आपको पता लग ही जाएगा। अगर फिजिक्स है, अब जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तो आपको पता लग गया ना, एक तो केमिस्ट्री और एक फिजिक्स है। जैसे ही दो विषय होंगे तो वो कहलाएगा जटिल विषय। अगर आपको दो विषय पढ़ने पड़ेंगे, अभी जैसे लाइब्रेरी साइंस एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मुश्किल होती है कि नहीं? कहाँ तो आप पुस्तकालय विज्ञान पढ़ रहे थे, अब आईटी भी आ गया, अब एजुकेशनल साइकोलॉजी भी आ गया। जैसे ही एक सब्जेक्ट के साथ दो सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट मिलेगा तो वो कहलाएगा जटिल विषय, मिश्रित विषय या कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। लिखिए, अब एक एक की थ्योरी लिखवा देती हूँ आपको। नंबर 1 है आपका मूल विषय या बेसिक सब्जेक्ट। नंबर 1 एग्जाम्पल भी लिखवा दूंगी, ये सही से नोट्स बना रही है, रेड पेन से आपको हेडिंग लिखना चाहिए एंड देन ब्लू पेन से, उससे क्या हमारी आइज को फटाफट आपको हेडिंग याद होगा तो कंटेंट याद हो जाता है। तो ऐसे आप सिस्टमेटिक बनाया करो नोट्स अपने। ये भी कर रही है 2 पेन, ब्लैक एंड ब्लू शायद। चलिए लिखिए, मूल विषय या बेसिक सब्जेक्ट। मूल विषय का अर्थ किसी भी एक ऐसे विषय से है, किसी भी एक ऐसे विषय से है जिसका कोई पक्ष
अथवा स्तर ना हो, पक्ष एवं अथवा स्तर ना हो, पक्ष अथवा स्तर लेवल हो गए ना, जैसे P1 P2 P3, पक्ष अथवा स्तर ना हो, केवल किसी एक मेन क्लास का अध्ययन किया जाए, केवल किसी एक मुख्य विषय का वर्णन हो, किसी मुख्य विषय का वर्णन हो। जैसे कोई भी सब्जेक्ट लिखिए अपने मर्जी से, मैंने क्या कहा था, दो दो एग्जाम्पल अपने तरफ से लिखिए। क्या लिखोगी तुम? लाइब्रेरी साइंस नहीं, कोई और सब्जेक्ट लिखो। वेरी गुड। फिजिक्स लिखिए, कंप्यूटर साइंस लिखिए, वेरी, कोई अपना अपना लिखिए, आप सब अपना अपना लिखिए अपनी मर्जी से। जब आप अपना यूज़, जब तक आप क्रिएटिव नहीं होंगे ना बच्चों, जब इन नोट्स को अपने शब्दों में नहीं लिखेंगे, अपने शब्दों में नहीं समझेंगे, एज इट इज़, लोग कहते तो हैं टीचर के कहीं से नोट्स मिल जाए, लेकिन सिलेक्शन उसका होता है जो वो उस नोट्स को अपने शब्दों में समझ के कन्वर्ट कर लेता है। 100% ये बात सही बता रही हूँ। जब आप किसी भी चीज़ को अपने शब्दों में लिखते हो तभी वो समझ आती है आपको। नेक्स्ट है यौगिक विषय या कंपाउंड सब्जेक्ट। जब किसी विषय के साथ, मूल विषय के साथ, जब किसी मूल विषय के साथ, दूसरा है कंपाउंड या यौगिक विषय, जब किसी मूल विषय के साथ उसके किसी पक्ष को जोड़ दी, पक्ष या स्तर को, जब किसी मूल विषय के साथ उसके किसी पक्ष या स्तर को जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जब किसी मूल विषय के साथ उसके किसी पक्ष या स्तर को, या स्तर P1 P2 P3 P4 S1 S2 S3 S4 इसकी बात कर रही हूँ मैं, मूल विषय के साथ उसके किसी पक्ष या स्तर को जोड़ दिया जाता है तो वह यौगिक विषय कहलाता है, तो वह यौगिक विषय कहलाता है। जैसे मेन क्लास के साथ, जैसे मेन क्लास के साथ PMES अथवा T को जोड़ना, जैसे मेन क्लास के साथ PMES अथवा T को जोड़ना, मेन क्लास के साथ PMES अथवा T को जोड़ना। एग्जाम्पल यहीं से उतार लो क्योंकि अभी आप नहीं बना पाओगे, नंबर यहीं से उतार लिए। एकेडमिक लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसमें मेन क्लास जोड़ी, पर्सनालिटी जोड़ी, स्पेस जोड़ा। इंडिया तो स्पेस है आपका, एकेडमिक है पर्सनालिटी, और लाइब्रेरी है मेन क्लास। ये एग्जाम्पल बना लो आप। एकेडमिक लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, नंबर इसका पूरा ऐसा बनेगा 23.44, ये नंबर है एकेडमिक लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का। लिख लो, जब भी आप, जब मैं आपको नंबर बनाना सिखाऊंगी फिर आपको ये समझ आ जाएगा। क्लासिफिकेशन पढ़ोगे आपको तुरंत समझ आ जाएगा ये कैसे बनाया मैंने। अभी कितने बच्चों को समझ आया है ये? तुम्हें आ गया? बाकी आपने कोटा ओपन से किया तो वो कैंप वैम्प होते हैं वो ज्वाइन किए हैं? समझ नहीं आया, लेकिन फास्ट करवाते हैं, बिल्कुल परेशान तो रहते हैं बच्चे, फास्ट होता है, और फिर सिलेबस बहुत ज़्यादा है और दिन बहुत कम है, 15 दिन में नहीं हो पाता, ये भी है एक कारण। 10 दिन में? ओ माय गॉड, पहले तो 15-20 दिन होता था, 20 दिन, 20-25 दिन, और जिसमें मॉर्निंग टू इवनिंग क्लास चलती थी। मॉर्निंग 8 बजे चली जाती थी तो कभी कभी 4 बजा देती थी। समझ नहीं आ रहा तो चलो करो, संडे के दिन पूरा दिन क्लास।
समझना तो ज़रूरी है ना। चलिए करें हम आगे। मिश्रित विषय लिख लिया आप लोगों ने, समझ आया बच्चों? समझ आया तुम्हें विक्रम? तुम्हारा नाम? श्याम। चलिए अब हम आते हैं मिश्रित विषय या तीसरा जो रह गया हमारा, लिखिए। जब दो मूल विषयों का अध्ययन, जब दो मूल विषयों का अथवा जब दो मूल विषयों अथवा दो यौगिक विषयों का अध्ययन, जब दो मूल विषयों अथवा दो यौगिक विषयों का, दो मूल विषयों यानी दो बेसिक सब्जेक्ट या दो कंपाउंड सब्जेक्ट का मिलाकर अध्ययन किया जाए या मिलाकर प्रस्तुत किया जाए, तो वह मिश्रित विषय कहलाता है। तो वह मिश्रित विषय कहलाता है। इसे जटिल विषय भी कहते हैं। मिश्रित विषय कहलाता है, इसे जटिल विषय भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स जटिल है ना, जटिल विषय भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, लाइब्रेरी साइंस एंड बुक साइंस इन इंडिया, नंबर आपका ये बनेगा 20A 3.44। लाइब्रेरी साइंस एंड बुक साइंस इन इंडिया यौगिक विषय है ये। लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया बनेगा 2.44, बुक साइंस बनेगा 3.44, दोनों को मिलाएंगे तो 20A 3.44। तो ये बेसिक क्लास है, ये तो मेन क्लास है, ये तो मेन क्लास है। अब मेन क्लास के साथ जुड़ गया स्पेस, तो ये बन गया कंपाउंड सब्जेक्ट। और ये दोनों कंपाउंड सब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया। अगर मैं बुक साइंस एंड लाइब्रेरी साइंस होता, अगर होता फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, कैसा विषय होता बताओ बच्चों? फिजिक्स का नंबर है C मेन क्लास, केमिस्ट्री का नंबर है E मेन क्लास। दोनों क्या है? बेसिक सब्जेक्ट है। दोनों को मिला के कौन सा विषय बनेगा? कंपाउंड तो मेन क्लास के साथ पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम जुड़ेगा। दोनों मेन क्लास है, कौन सा सब्जेक्ट बनेगा? नहीं, बनाना नहीं, आपको ये बताना है कौन सा बनेगा, मूल बनेगा, यौगिक बनेगा या मिश्रित। वेरी गुड, ऐसे जवाब आना चाहिए क्लास में से, क्योंकि दोनों मेन क्लास है ना। मैंने आपको क्या लिखवाया है? जब दो बेसिक सब्जेक्ट या दो कंपाउंड सब्जेक्ट मिलके बने। कंपाउंड में तो मिलने का कुछ है ही नहीं। मेन क्लास के साथ PMEST तो जुड़ रही है, दूसरी मेन क्लास तो आई नहीं। या तो एक भी मेन क्लास आ गई, दूसरी भी मेन क्लास आ गई। पहचान यही है मिश्रित विषयों की कि दो मेन क्लास होगी, दो अलग अलग बेसिक सब्जेक्ट होंगे। भाई बेसिक सब्जेक्ट आएगा तभी तो उसका मेन क्लास आएगी, तभी तो PMEST जुड़ेगा। जब भी लाइब्रेरी आएगी तभी तो एकेडमिक लाइब्रेरी आएगी। जब भी फिजिक्स आएगी तभी तो इंडिया की फिजिक्स आएगी। जब भी लाइब्रेरी साइंस आएगा तभी तो लाइब्रेरी साइंस का इंडिया आएगा, है ना बच्चों? जब दो बेसिक सब्जेक्ट, अब आपके परिवार में बहुत सारे लोग होंगे, किसी ने फिजिक्स में, किसी ने केमिस्ट्री में, किसी ने बायोलॉजी में, किसी ने हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, पब्लिक एड में MA किया होगा। सबका विषय अलग है ना, या एक ही है? तो वो दैट इज कॉल्ड, वो कहलाता है आपका बेसिक सब्जेक्ट। एक व्यक्ति एक ही सब्जेक्ट पे मास्टरी कर सकता है एक बार में, तो वो कहलाती है बेसिक सब्जेक्ट। तो आपका प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री किस प्रकार का सब्जेक्ट है? आंसर आएगा मिश्रित विषय। ये एक और भी उदाहरण है, ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये किस विधि से बने हैं, कौन बताएगा? ये जो मैंने नंबर बनाए हैं, ये वाला नंबर है
या मैंने बनाया है इंडिया, ये वाला नंबर है, ये कौन सी विधि से बना है? इसमें हमने क्या प्रयोग किया है बताओ? ये भी प्रश्न है, किसका यूज हुआ है इसमें? दशा संबंध या फेज रिलेशन का। किसका यूज हुआ है? दशा संबंध, जिसको हम फेज रिलेशन भी कहते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल आते ही आप लोग परेशान हो जाते होंगे। फेज रिलेशन भी कहते हैं, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, ये तो बहुत पूछा जाएगा। 20AB क्या है, किसका उदाहरण है? मिश्रित विषय का और दशा संबंध का, क्योंकि मिश्रित विषय का निर्माण ही दशा संबंध से होता है। लिख लीजिए आप भले ये लाइन, मिश्रित विषयों का निर्माण फेज रिलेशन के माध्यम से ही होता है। मिश्रित विषयों का निर्माण दशा संबंध से ही होता है। आगे पढ़ना है कि कल कंटिन्यू करें बच्चों? कल अभी डाइजेस्ट आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आज हमने क्या पढ़ा, कौन बताएगा मुझे? फटाफट बताओ, क्लास का कौन बच्चा बताएगा कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा है? शुरू से बताओ, फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्लास में थे कि क्लास से गायब थे। क्या क्या पढ़ा है, फटाफट बताओ। वेरी गुड। स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स ऑफ नॉलेज एंड विषय जगत और ज्ञान जगत में अंतर। वेरी गुड। और विषय जगत की संरचना। अगर शॉर्ट वर्ड में हम देखें तो हमने ज्ञान जगत और विषय जगत की संरचना, जो हमारे सिलेबस में है, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। मैंने बताया आप यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के स्ट्रक्चर को समझ के कुछ नहीं कर पाओगे जब तक आप विषय जगत को नहीं समझोगे। तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को समझा, फिर हमने देखा अंतर क्या है भाई। तो विषय जगत और ज्ञान जगत में क्या अंतर है, ये मैंने आपको बताया कि भाई ज्ञान जगत तो इतना अव्यवस्थित है, असंगठित है, इतना विशाल है, उसको समझना मुश्किल है, उसके लिए टुकड़े करने पड़ेंगे, विषय जगत में बांटना पड़ेगा। फिर रंगानाथन ने विषय जगत को कितने भागों में बांटा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए आज के लिए बच्चों गुड बाय। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद करिए।